तो आज हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। हमारा पूरा जो बॉडी है, हमने अलग अलग सिस्टम पढ़े हैं। एक सिस्टम हमने ब्लड का पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा। तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि हमारी पूरी बॉडी 11 प्रकार के सिस्टम से मिलकर बनी है। यानी कि ये जो बॉडी नॉर्मल अगर दिखाई दे रही है या नॉर्मल फंक्शन कर रही है, तो इसके पीछे 11 सिस्टम काम कर रहे होते हैं। जब वो 11 सिस्टम अपना 100% काम कर रहे होते हैं तो हम 100% स्वस्थ होते हैं। अगर इन 11 में से कोई भी सिस्टम अपना काम नहीं करेगा तो हम बीमार हो जाएंगे। और उन 11 में से सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है हमारा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। न्यूरोथेरेपी भी मानती है और मेडिकल साइंस भी मानती है कि हमारे 3 सिस्टम अगर ठीक है तो हमें कोई भी समस्या नहीं हो सकती। कौन से 3 सिस्टम? यानी कि हमारा इनटेक करने का सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा इनटेक दूसरी तरीके से होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो हम श्वास लेते हैं वो सिस्टम, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीसरा जो हमने इनटेक करा है, चाहे वो ऑक्सीजन की हो चाहे हमने फूड करा हो, इस सबको बाहर निकालने का काम, यानी कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है इसको बाहर निकालने का काम हमारी किडनी करती है, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, अगर ये तीनों परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं तो 99% चांसेस है कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो 99% है कि हम बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। बाकी के भले ही हमारे 8 सिस्टम काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, तो 3 सिस्टम 99% पे आते हैं, बाकी के एक से जो है 1% वो 8 सिस्टम को कवर करता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया, इसमें सिस्टम है। सिस्टम है तो बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे। ऑर्गन्स होंगे तो ये सारे ऑर्गन्स हैं जो इस सिस्टम को बनाते हैं। जैसे हमारा माउथ, यानी कि जो मुंह है, एक अलग ऑर्गन है। ईसोफेगस एक अलग ऑर्गन है। स्टमक एक अलग ऑर्गन है। पैंक्रियाज एक अलग ऑर्गन है। गॉल ब्लैडर एक अलग ऑर्गन है। लिवर एक अलग ऑर्गन है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक अलग ऑर्गन है। लार्ज इंटेस्टाइन एक अलग ऑर्गन है। तो जब कई ऑर्गन्स मिलते हैं आपस में, जब कई ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं और एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो वो सिस्टम कहलाता है ना। इन सबका एक ही उद्देश्य है, चाहे वो लिवर हो, गॉल ब्लैडर हो, पैंक्रियाज हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, स्टमक हो, कुछ भी हो, इन सबका एक उद्देश्य है कि जो आप खा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो और बॉडी को वो रिसीव हो, बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर पाए। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आप इंटेक करते हैं, जो कुछ भी आप इंटेक करते हैं उसमें से न्यूट्रिशन वैल्यू को एब्जॉर्ब करता है और वेस्ट के रूप में जो भी चीजें बचती हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल सा एक हो गया कि हम अपने मुंह के द्वारा, यानी कि माउथ के द्वारा जो भी इंटेक करते हैं उसमें से जो भी वैल्यूएबल चीज है, जो भी हमारे लिए उपयोगी है, जो भी हमारे लिए न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसको एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना, और जो हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि हमारे लिए बेकार है, उसको हमारे एनएस के थ्रू बाहर निकाल देना, मलमूत्र के द्वारा बाहर निकाल देना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। अब हम क्या क्या चीजें खाते हैं, चाहे आप नॉन वेज खाते हो, चाहे आप वेज खाते हो, चाहे आप मैदा खाते हो, चाहे आप कुछ भी खाते हैं दुनिया की चीज, उसमें केवल 5 चीजें ही होंगी। ये इधर दिखाना, जो भी हम फूड खाएंगे उसमें केवल 5 चीजें ही होंगी। या तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, या उसमें फैट होगा, या उसमें प्रोटीन होगी, या उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर ये होगा, या उसमें रफेज होगा। रफेज का मतलब रेशा। आप दुनिया की कोई भी चीज खाते हो, वेज खाते हो, नॉन वेज खाते हो, जैनी खाना खाते हो, पंजाबी खाना खाते हो, साउथ इंडिया में जाके खाते हो, चाइना में खाते हो, अमेरिका में खाते हो, उस सारे खानों में केवल यही 5 चीजें होंगी। इसके अलावा कोई भी छठी चीज नहीं होगी। या तो वो खाना कार्बोहाइड्रेट से बना होगा, या वो खाना प्रोटीन से बना होगा, या वो खाना फैट से बना होगा, या उसमें मिनरल्स ज्यादा होंगे, या विटामिन होंगे, या उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी, या उसमें रफेज होगा। इसके अलावा कोई भी आपके खाने में कोई भी चीज नहीं होती है। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं है आपके खाने में तो इसका मतलब कि आप मैदा खा रहे हैं। ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। अगर आपके खाने में इनमें से कोई भी चीज नहीं है, ये हमारे लिए खाना है, और इसके अलावा सारा का सारा हमारे लिए कूड़ा है, कूड़ा करकट है। अगर हमारे खाने में इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो आप सीधे सीधे मैदा खा रहे हैं, और मैदा में इनमें से कोई भी चीज नहीं होती, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है,
ना उसमें रफेज होते हैं, ना वाटर होता है, ना मिनरल्स होते हैं, ना विटामिन होता है, ना कार्बोहाइड्रेट होता है, ना फैट होगा, ना प्रोटीन होगा। यानी कि मैदा हमारे लिए कूड़ा करकट के बराबर ही है। हम उसे खाएं तो बीमार है, ना खाएं तो ठीक है। ठीक है, अब ये इसमें से ये देखना कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम को इन सब पे कैसे काम करेगा। हमारे विटामिन, मिनरल्स, वाटर जिस फॉर्म में हम खाते हैं उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मैं इस मतलब ये है कि पानी जो यहाँ पर H2A है, इसका जो केमिकल कंपाउंड है वो H2O है, यानी कि पानी पानी है। ये शरीर के अंदर जाएगा तो भी पानी है, शरीर से बाहर आएगा तो भी पानी है। इसमें इनटेक कुछ हो सकता है, कुछ चीजें जा सकती हैं, लेकिन उसमें से पानी में से कुछ निकल नहीं सकता बॉडी के अंदर जाकर। ठीक है, तो जिस फॉर्म में हम खाते हैं उसी फॉर्म में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर हम गाजर खा रहे हैं और कहते हैं कि गाजर के अंदर विटामिन ए है, या सेब खा रहे हैं विटामिन ए है, तो जो विटामिन ए उसके अंदर है वही विटामिन ए हमारे शरीर के अंदर जाएगा और वही एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसे किसी दूसरे फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है। हम आयरन खा रहे हैं या गुड़ खा रहे हैं, तो गुड़ में जो आयरन है वो आयरन जो हम खा रहे हैं वही आयरन हमारे शरीर के अंदर जाएगा, वही एब्जॉर्ब होगा, उसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। भाई जरूरत है कि हमारा एब्जॉर्प्शन अच्छा होना चाहिए, उसे अवशोषण करने की शक्ति होनी चाहिए। हम कैल्शियम खाते हैं, कैल्शियम के लिए हम मूली खाते हैं, हम नारियल पानी पीते हैं या तिल की चीजें खाते हैं, तो कैल्शियम जो उसमें कैल्शियम है वही कैल्शियम जाएगा, वही हमें एब्जॉर्ब होगा, उसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। यानी कि विटामिन, मिनरल्स, वाटर इसका कोई कन्वर्जन नहीं होता, यानी कि जिस फॉर्म में हम खाते हैं उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। रफेज ये जिस फॉर्म में जाता है उसी फॉर्म में निकल जाता है, यानी कि रफेज का मतलब है जो छिलके वाली चीजें खाते हैं। रफेज का हमारे डाइजेशन में कोई भी मदद नहीं है, कोई रोल नहीं है, केवल इतना मदद है, इतनी इसका रोल होता है कि जैसे हम सड़क पर चल रहे हैं, सड़क अच्छी होगी तो हम कहीं पर जल्दी आराम से पहुंच जाएंगे, सड़क खराब होगी तो हमें पहुंचने में टाइम लगेगा। मेरे कहने का मतलब समझे कि अगर सड़क अच्छी है, प्लेन है, तो हमारी गाड़ी बहुत आराम से स्मूथली चलेगी, तो हम वहां पर आराम से कम समय में पहुंच जाएंगे। और अगर सड़क में गड्ढे बने हुए पहुंचेंगे तब भी हम उस रास्ते से, लेकिन हमें पहुंचने में टाइम लग जाएगा। तो रफेज केवल इतना काम करता है कि आपके मोशन को आगे भेजने में हेल्प करता है, मदद करता है। अगर आपको रफेज नहीं मिलेगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। जिनके खाने में रफेज नहीं होता उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, आपका मोशन आगे नहीं बढ़ेगा। और इसीलिए डॉक्टर जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपको ईसबगोल की भुस्सी दी जाती है। यह ईसबगोल वही ईसबगोल है जो आपके आटे में से चोखर के रूप में निकाल दिया जाता है ना। तो रफेज वही काम करता है, जैसे हम कहते हैं कि आलू को छिलके के साथ खाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर रफेज होता है, हमें फल को छिलके के साथ खाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर रफेज होता है। ये रफेज हमारे मोशन को आगे भेजने में मदद करता है, और अगर हम रफेज नहीं खाएंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहां तक का कहानी समझ आई कि इनका केवल क्या रोल है, और जैसे एज इट इज जाएंगे उनका वैसे ही वो बाहर आ जाएंगे या एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट जैसे हम वो खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, शकरकंदी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट बहुत है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब वो चीजें जो हमें एनर्जी देती हैं, जिनके द्वारा हम काम कर पाते हैं। अगर मैं सुबह रोटी ना खाऊं या नाश्ता ना कर आऊं तो मेरी एनर्जी लेवल डाउन होगा, क्योंकि मुझे एनर्जी की जरूरत है, मुझे पढ़ाना है, बोलना है, इधर उधर जाना है, तो मुझे एनर्जी की जरूरत है। तो ये एनर्जी जो मुझे मिलती है, जो ग्लूकोज मुझे मिलता है, ये कार्बोहाइड्रेट से ही मिलेगा। एनर्जी मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। फैट, फैट का मतलब ये है कि जो हमारी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हमारी शेपिंग है, कहते हैं ये आदमी बहुत फैटी है, ये आदमी बड़ा पतला है, यानी कि जो मसल्स हैं हमारे ऊपर जो दिख रही है वो फैट का काम करेंगी। ये भी बहुत जरूरी है। ये फैट कहां से मिलेगा? जो हम कहते हैं घी तेल की चीजें खानी चाहिए, हमें घी खाना चाहिए, हमें डालडा खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, एक ये अलग कॉन्सेप्ट है कि कौन सा अच्छा फैट है, कौन सा बेकार फैट है, हम इसमें बात नहीं करें, लेकिन हम घी तेल की चीजें बात करें। घी तेल से हमें फैट मिलता है। प्रोटीन, दाल है, दही है, पनीर है, इससे हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो दाल, दही और इसकी बात करें, यानी कि इसकी जिसमें प्रोटीन है। ठीक है,
अब इन तीनों में से ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि हम जिस फॉर्म में इनको खाते हैं ये हमारे लिए बेकार है। जिस फॉर्म में हम ये खाते हैं, रोटी जिस फॉर्म में हम खाते हैं, अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुई तो हमारे लिए बेकार है। हम फैट घी को ले रहे हैं, घी 1 चम्मच लेते हैं, देसी घी है, कुछ भी है, अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो हमारे लिए बेकार है। प्रोटीन हम दूध ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, दालें खा रहे हैं, लेकिन अगर ये डाइजेस्ट नहीं हो रही तो ये बेकार है। डाइजेस्ट का मतलब यह है कि हम जिस रूप में खा रहे हैं इसको छोटे छोटे रूप में और कन्वर्ट होना पड़ेगा। प्रोटीन को, ये मैंने लिखा, कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड, यानी कि हम इस फॉर्म में खाते हैं कार्बोहाइड्रेट को, मतलब जो भी चीज हम खा रहे हैं ऊर्जा के लिए वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में खाते हैं, लेकिन बॉडी हमारे को इस फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है। ये कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करती है। मोनोसैकेराइड में जब तक कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट नहीं होगा बॉडी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। प्रोटीन हम जो दाल के रूप में खा रहे हैं, जब तक प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा बॉडी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो प्रोटीन को एक्सेप्ट करने के लिए हम जो दाल खा रहे हैं, दूध ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, इनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे को ये इस फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा तो ही हमारे को ये एब्जॉर्ब होगा। फैट जो हम खा रहे हैं, फैट जब तक फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक फैट हमारे लिए बेकार है, हमारे लिए अनुपयोगी है, वेस्ट है। तो इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। यही डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है कि इस रॉ मटेरियल को, इसको उठाकर इसमें कन्वर्ट करना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये हमारे लिए उपयोगी हो जाएंगे, नहीं तो ये हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। समझ आया? तो ये सब कर दिया, चल रहा है। तो ये हमारे लिए सब वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि हम जिस फॉर्म में खा रहे हैं अगर ये इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुए तो ये हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। अब ये इसमें से डायरेक्ट इसमें नहीं होते, ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। कार्बोहाइड्रेट पहले डाइसैकेराइड में कन्वर्ट होता है, डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा। प्रोटीन पेप्टाइड में कन्वर्ट होगा और पेप्टाइड एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा, तब एब्जॉर्ब होगा। फैट इसका इमल्सन होगा, फिर ये फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर हमें ये एब्जॉर्ब होगा। तो यानी कि स्टेप बाय स्टेप को डाइजेस्ट करना है। ये डाइजेशन कैसे होगा, ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे पहुंचेंगे, इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे पहुंचेंगे, यही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो भगवान ने हमारा बनाया है कि हम इसको खाकर पचा सकें। ये इस सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब होगा, ये इस सिस्टम के द्वारा कन्वर्ट होगा। कौन सी चीज कहां कन्वर्ट होगी ये हम यहां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है माउथ से, मुंह से। हम जो कुछ भी खाते हैं ये सारी चीजें हम खाएंगे तो मुंह से ही खाएंगे, है ना। और कोई तो रास्ता भगवान ने बनाया नहीं खाने का, तो मुंह से ही खाएंगे। अब माउथ के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, हमारे लिप्स होते हैं, हमारे टीथ होते हैं, हमारी टंग होती है, और इसके अंदर हमारा सलाइवा होता है। यही चीज होती है हमारे मुंह के अंदर। हमारे 2 होठ है, ऊपर नीचे, दांत हैं, 32 दांत है, टंग है, जीभ है, और इसके अंदर सलाइवा है यानी कि थूक है। इनका क्या रोल है? जो हमारे लिप्स है ये हमारे को सेंसेशन पता लगाता है कि हम कोई चीज ठंडी पी रहे हैं या कोई चीज गर्म पी रहे हैं। हमारे जो ऊपर के होठ है वो हमें ठंडे का अनुभव कराते हैं। जो हमारे नीचे का होठ है, यानी कि 2 होठ है, एक ऊपर एक नीचे, जो हमारा ऊपर का होठ है वो हमारे को ठंडे का अनुभव कराता है, नीचे का होठ हमारा गर्म का अनुभव कराता है। तो जब आप ठंडी चीज पिएंगे तो आपको ऊपर के होठ से पता चलेगा, नीचे के होठ से नहीं पता चलेगा। जब ठंडी चीज पिएंगे, गर्म चीज पिएंगे, तो नीचे का होठ हमारे को जल्दी सेंसेशन भेजेगा ब्रेन के अंदर कि हमने गर्म चीज पी है या ठंडी चीज पी है। तो होठ का ये हमारे ये सेंसेशन के लिए कि हम क्या चीज ले रहे हैं, क्या चीज मुंह के अंदर डालने वाले हैं। मुंह को भी अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं। दांत है, 32 दांत होते हैं, चीरने, काटने, चबाने और फाड़ने के काम आते हैं। हम किसी भोजन को फाड़ कर खाते हैं, किसी चीज को चबा के खाते हैं, किसी चीज को निगल के खाते हैं, किसी चीज को च्यूइंग करते हैं, यानी कि चबाकर, काटकर, फाड़कर, चीरकर, ये सब चीजें हम करते हैं दांतों के माध्यम से। 32 दांत है, इसलिए कहा जाता है कि हमें 32 बार चबाकर खाना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है, इसका लॉजिक ये है कि जितना हम चबाएंगे उतना ही खाना हमारा डाइजेस्ट होगा। और क्यों डाइजेस्ट होगा ये आगे मैं आपको बताऊंगा। टंग, जीभ। जीभ क्या है? हमारी टेस्ट बर्ड्स होती है इसके ऊपर। हम जो कुछ खा रहे हैं, मेरे ठंडे और
उसका नेचर क्या है, ठंडा या गर्म है, ये मैंने बताया। कौन बताएगा हमारे को? लिप्स बताते हैं, हमारे होठ बताते हैं। लेकिन जीभ जो है हमारे टेस्ट को बताती है कि हमने नमकीन खाई, मीठा खाया, कड़वा खाया, खट्टा खाया। तो हमारे जो आगे की जीभ का टिप है, जिसको हम टिप बोलते हैं, ये हमारे मीठे का अनुभव हमें कराती है। इसके पीछे का भाग जो है वो हमें नमकीन का अनुभव कराता है, और इससे पीछे का जो भाग है वो हमें खट्टे का अनुभव कराता है, कड़वे का अनुभव कराता है, और साइड वाला भाग हमारे को नमकीन का अनुभव कराता है। जैसे मैं बता देता हूं ताकि आप लोग ध्यान रहे, ये जीभ है मान लीजिए, तो ये जो भाग है हमारा, ये मीठे का अनुभव कराएगा, ठीक है। ये वाला भाग जो है हमें वो नमकीन का अनुभव कराएगा। ये भाग जो है ये हमें खट्टे का अनुभव, कड़वे का अनुभव कराएगा, ठीक है। ये जो भाग है हमारा वो खट्टे का अनुभव कराएगा। कड़वे का सबसे पीछे, हाँ, कड़वा सबसे पीछे, दोनों बाजू में खट्टे का अनुभव है। यानी कि आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग बादाम खाते हैं और कोई बादाम इतना कड़वा निकल जाता है तो हम निगल लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये कड़वा बादाम है। क्यों? क्योंकि कड़वे का अनुभव हमें सबसे बाद में होता है। कोई भी चीज हम चेक करते हैं, चीनी है या नमक है, हम हाथ पर रखकर टिप पर लगा के चेक करते हैं ताकि वो हमें पता चले कि मीठा है। जीभ पर टच करते ही मीठी चीज हमें तुरंत पता चलेगी, इसके पीछे नमकीन का पता लगता है, उसके पीछे कड़वे का पता चलता है, और दोनों साइड में हमें खट्टे का पता चलता है। इसकी टेस्ट बड्स हमारे 10 दिन की होती है, इनकी टेस्ट बड्स 10 दिन की पीरियड होती है। यानी कि अगर किसी कारणवश आपका जीभ का स्वाद चला गया है तो 10 दिन तक आप वेट कर लीजिए, 10 दिन के बाद आपका टेस्ट दोबारा वापस आ जाएगा। ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर 10 दिन के अंदर नहीं आता है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर कई बार बुखार की वजह से चला जाता है, कई बार वायरल फीवर की वजह से चला जाता है, कई बार हमें कुछ और दिक्कतें आती हैं उस वजह से भी चला जाता है, और अभी तो बताया गया कि कोरोना में भी हमारा टेस्ट चला जाता है ना। तो कोरोना की वजह से भी टेस्ट चला जाएगा, तो 10 दिन वापस आ जाएगा, क्योंकि ये सेल बदलती रहती है, रीजनरेट होती है। तो ये सेल जो है इस समय जब कोरोना हुआ वो 10 दिन बाद सारी की सारी डेड होकर बाहर आ जाएंगी, मतलब अपने प्रोसेस में चली जाएंगी, और यहाँ दोबारा से रीजनरेट होंगी नई सेल, जो हमें दोबारा से उन अनुभव हमें कराएंगे कि हमने खट्टा खाया है, नमकीन खाया है, जैसे मर्जी खाया है, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारी चीजों का फर्क पड़ा। सलाइवा, इस सलाइवा का नेचर जो है 6.9 के समथिंग पीएच वैल्यू होती है, यानी कि ये स्लाइटली अल्कलाइन नेचर की है। स्लाइटली इसका झुकाव तो किसकी तरफ ज्यादा है? अल्कलाइन, यानी कि 7 से ऊपर जाएगा तो अल्कलाइन ही है। तो इसका झुकाव जो है, हम इसको जो बोलेंगे 7 तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन हाँ 7 से नीचे है तो ये स्लाइटली एसिडिक नेचर की है, स्लाइटली एसिडिक नेचर की है, क्योंकि ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका झुकाव थोड़ा सा 6.9 के एसिडिक नेचर की है, ठीक है। अब इस सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है, सलाइवरी अमाइलेज, ये एक एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, जो सलाइवा के अंदर होता है। इस सलाइवरी अमाइलेज की वजह से हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से स्टार्ट हो जाता है। किस चीज का? इस चीज का। अभी हमें इसको ही तो इनमें कन्वर्ट करना, यही तो समझना कि ये कैसे कन्वर्ट होंगे। तो इसका डाइजेशन सबसे पहले होता है जो हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं या आलू खाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले होता है मुंह में। हमारे लार है, उस लार के अंदर सलाइवरी अमाइलेज है। यह सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकराइड में कन्वर्ट कर देती है। ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, किसकी मदद से? सलाइवरी अमाइलेज की मदद से। सलाइवरी अमाइलेज की मदद से हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइसैकराइड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए कहा जाता है कि हमें 32 बार चबाना चाहिए, क्योंकि हम जितना चबाएंगे उतना सलाइवरी अमाइलेज हमारे खाने के अंदर मिक्स होगा। जितना हम चबाएंगे उतना सलाइवरी अमाइलेज हमारे खाने के अंदर मिक्स होगा और कार्बोहाइड्रेट डाइसैकराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डाइसैकराइड ही आगे जाके मोनोसैकराइड में कन्वर्ट होगा। ध्यान करना, ये कभी भी डायरेक्ट मोनोसैकराइड में कन्वर्ट नहीं होगा। ये कभी भी डायरेक्ट मोनोसैकराइड में कन्वर्ट नहीं होगा। ये इसी स्टेप से कन्वर्ट हो सकता है। अगर मान लीजिए आपने खाना खाया और निगल लिया, चबाया ही नहीं, तो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया और निगल लिया,
तो ये ऐसे नहीं कि बाद में जाकर ये मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अगर खाना खाया और आपने चबाया नहीं, ये डाइसेक्राइड में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो आपके लिए वेस्ट हो गया, यानी कि ये आपके लिए कचरा हो गया। और इसका असर क्या होता है कि आगे जाकर हम देखेंगे इसके ऊपर हमारा पैंक्रियास काम करता है। जब आपने इस स्टेप में बदलने ही नहीं दिया तो पैंक्रियास इस पर काम नहीं कर पाएगा और पैंक्रियास पर वर्कलोड बढ़ जाएगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा। मुझे पता है कि मान लीजिए इस ढक्कन की, इस पैन की पैकिंग चल रही है, यहां तक जो आएगा मेरे पास तक आएगा, जो ऊपर का ढक्कन नीचे का ढक्कन लगकर आएगा और मुझे केवल इस रैपर में पैक करना है। अगर ये पीछे वाला इस ढक्कन को नहीं लगाएगा तो वर्कलोड किसके ऊपर बढ़ेगा? मेरे ऊपर बढ़ेगा। तो ये जैसे ही मेरे ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा मैं इरिटेट हो जाऊंगा और मैं काम करना बंद कर दूंगा या काम छोड़ भी सकता हूं। वही मैं 1 दिन करूंगा, 2 दिन करूंगा। ऐसे ही पैंक्रियास के साथ होता है, पैंक्रियास काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से आपको शुगर की समस्या हो सकती है या और भी कई समस्याएं हो सकती हैं। आप एक दिन, आप रोज खा रहे हैं, निगल ही नहीं, चबा ही नहीं रहे, निगलते चले आ रहे हैं। कई लोगों की आदत होती है कि खाने को चबाते नहीं है, निगलते हैं। तो पैंक्रियास 1 दिन माफ कर देगा, 2 दिन माफ कर देगा, 3 दिन माफ कर देगा। आपकी आदत की वजह से उसको क्या है कि धीरे धीरे शुगर की तरफ वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसके बहुत सारे फंक्शन अपने हैं। तो दूसरे का काम करेगा या अपना काम करेगा। तो इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें 32 बार खाने को चबाना चाहिए, तभी कार्बोहाइड्रेट डाइसेक्राइड में कन्वर्ट होगा, जब वो आपके सलाइवा के साथ मिक्स होगा, यानी कि आपके थूक के साथ मिक्स होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें अगर आप उसे सलाइवा के अंदर मिक्स नहीं करेंगे तो आप उसे खा भी नहीं सकते। जैसे पंजीरी आपने सुना होगा, आटे को भूंज कर जो बनाया जाता है उसके साथ चंद्रामृत यानी कि दही का कुछ घोल दिया जाता है। इसीलिए दिया जाता है कि आप उस आटे को डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं। खा सकते हैं आप डायरेक्ट मुंह में रख के निगल सकते हैं? कभी नहीं निगल सकते। ये लॉजिक है। जब तक उसके अंदर या तो आप पानी ना डाल दें या दही ना डाल दें या दूध ना डाल दें या उसे थोड़ा सा मुंह के अंदर ना चबाएं, घुमाएं, तब तक आप उसे निगलेंगे तो आपको खांसी आ सकती है, आपको ठसका लग सकता है। तो इसलिए पंजीरी के साथ में, जो आटे के साथ में जो बनाई जाती है, उसके साथ लिक्विड दिया जाता है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू होता है हमारे माउथ से, किसकी मदद से? सलाइवरी अमाइलेज की मदद से। और कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है डाइसैकेराइड में। यहां तक समझ आ गया? यानी कि खाने में महत्वपूर्ण हमारा मुंह क्यों है? क्योंकि मुंह के साथ ही हमें खाना चबाना है। अगर हमने नहीं चबाया तो ये हमारा डाइजेस्ट नहीं होगा और ये हमारे लिए वेस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब खाना आगे बढ़ता है धीरे 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 धीरे, ईसोफेगस को क्रॉस करता है। ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस हमारी फूड पाइप है। ईसोफेगस में हमारे को अल्सर हो जाता है, कई बार हमारी ब्लॉकेज आ जाती है। ये बहुत सारी समस्याएं इसके अंदर होती हैं। ये चिपक जाएगा आपस में तो आपका खाना नीचे आएगा। ईसोफेगस और एक ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? ये फूड पाइप है, ये फूड पाइप है। ट्रैकिया हमारी विंड पाइप है, यानी कि श्वास नली है। ठीक है। इन दोनों का, ये दोनों एक जगह पे मिलते हैं, इपिग्लोटिस पर। कहां मिलते हैं? इपिग्लोटिस। हमारी श्वास नली, हमारी आहार नली एक जगह जाकर मिलती है, जिसका नाम है इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस का इस तरीके से कुछ फंक्शन होता है। ठीक है। इपिग्लोटिस का एक दरवाजा है इस तरीके से। जब ये है आपका खाना खाने का रास्ता, फूड पाइप, ये आपका है श्वास नली यानी विंड पाइप। जब आप श्वास ले रहे होते हैं तो ये दरवाजा यहां चला जाता है ताकि खाना नीचे न जाए। जब आप खाने को निगल रहे होते हैं तो ये दरवाजा यहां लग जाता है ताकि आपका खाना अंदर चले जाए। दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, आप एक्सपेरिमेंट भी करें, कि श्वास को और आप किसी चीज को एक साथ नहीं निगल सकते। यानी कि श्वास भी ले रहे हैं और निगल भी रहे हैं। आप थूक को भी निगलेंगे तो पहले श्वास को रोक देंगे। आप थूक को निगलते हैं तो श्वास अपने आप रुक जाएगी, केवल इपिग्लोटिस की वजह से। इपिग्लोटिस वो दरवाजा है, या तो इसको बंद कर सकता है या इसको बंद कर सकता है। एक बार में एक ही चीज अंदर जाएगी, या तो श्वास अंदर जाएगी या खाना अंदर जाएगा। ये एक कॉमन रास्ता है। जब एक कॉमन रास्ता है तो एक बार में एक ही चीज जा सकती है। अगर इन केस में इपिग्लोटिस बीच में अटक गया तो आपको ठसका आ जाएगा। कहते हैं कि हम खाना खाते बोलते हैं और कई बार नाक से खाना आ जाता है, चावल के टुकड़े या कुछ और चीजें आ जाती हैं। वो इसी वजह से आती हैं
कि आपने इपिग्लोटिस को मौका ही नहीं दिया कि वो आपके विंड पाइप को बंद कर सके। आप बोल रहे थे, बोलते समय हमें श्वास की भी जरूरत पड़ती है, तो इस वजह से हमें ठसके लग जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं खाना हमें शांति से खाना चाहिए, बिना बोले खाना चाहिए। लॉजिक है ये इसका कि अगर हम बोलते हुए खाना खाएंगे तो हमें श्वास की जरूरत पड़ेगी। हम दोनों एक साथ नहीं कर सकते, यानी कि या तो खाना अंदर जाएगा या श्वास अंदर जाएगी, दोनों एक साथ नहीं जा सकते। इपिग्लोटिस वो बीच का रास्ता है और वो एक ही दरवाजा बनाया है भगवान ने, या तो इसको बंद करेगा या इसको बंद करेगा। ठीक है, यहां तक कहानी समझ आई। ये इसोफेगस को क्रॉस करते हुए हमारा पहला दरवाजा आता है। ये दरवाजा खुलता है, इस दरवाजे का नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर खुलता है और खाना फूड पाइप को क्रॉस करके पेट के अंदर पहुंचता है, यहां पहुंचता है। ठीक है, ये क्या है, दरवाजा क्यों बोला मैंने, ये कार्डियक स्फिंक्टर है। दरवाजे दो तरीके के होते हैं, एक स्फिंक्टर होते हैं, एक वाल्व होते हैं। वाल्व और स्फिंक्टर, इन दोनों में क्या फर्क है। स्फिंक्टर वैसा दरवाजा होता है जैसे स्लाइडिंग डोर की तरह होता है, यानी कि आपने देखा होगा पुलिस स्टेशन में एक दरवाजे होते थे पहले कि ऐसे भी खुल जाते थे, ऐसे भी खुल जाते थे, है ना। पुरानी फिल्मों में देखा था, अमिताभ बच्चन एंट्री करता था, वो इधर की उधर भी दोनों तरफ खुल जाते थे। ये जो दोनों तरफ खुल जाते हैं दरवाजे, आगे और पीछे, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर। इसको बोलते हैं स्फिंक्टर, यानी कि जो हमने खाना खाया और खाना हमारे लिए अच्छा नहीं था, हम वॉमिट करके बाहर भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना, पानी पीते हैं, कुंजन करते हैं, पेट का सारा पानी बाहर निकाल देते हैं। अगर ये दरवाजा एक ही तरफ का होता तो हम कभी जिंदगी में बाहर नहीं निकाल पाते। जैसे हार्ट के अंदर वाल्व होते हैं, सुना ना, हार्ट के अंदर ये वाल्व लूज हो गया, वो वाल्व लूज हो गया, कि डॉक्टर ने कहा है कि ये वाल्व वो ब्लॉक हो गया है, यानी कि एक तरफ जो सर्कुलेशन चला गया वो वापस नहीं आ सकता है। ऐसा हम कार्डियक सिस्टम में पढ़ेंगे कि एक तरफ जो खून चला गया वो वापस नहीं आ सकता। अगर वो वापस आ रहा है तो आपके वाल्व लूज हो गए हैं, आपके वाल्व लूज हो गए। वाल्व का नेचर है कि जो चीज एक बार पार हो गई वो वापस नहीं आ सकती। तो भगवान ने यहां पर वाल्व भी लगा सकता था, लेकिन उसने स्प्लिंटर इसलिए लगाया ताकि आप वॉमिटिंग कर सके। कोई चीज आपने गंदी खा लिया, कोई कचरा खा लिया, कुछ आपको लग रहा है कि आपको हजम नहीं होगा, तो हम वॉमिट करके उसे बाहर निकाल सके। तो भगवान ने यहाँ पर वाल्व न लगाकर स्प्लिंटर लगाया है। तो ये स्प्लिंटर खुलता है, खाना पेट के अंदर पहुंचता है और इसका स्वागत करता है हमारा गैस्ट्रिक जूस। मैंने यहाँ लिखा है गैस्ट्रिक जूस। खाने का स्वागत कौन करता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या है, बहुत सारे लोग हैं, परिवार है, एक परिवार है। जैसे कोई नई बहू आती है तो उसका स्वागत कौन करता है, एक आदमी थोड़ी करता है, पूरे परिवार के लोग स्वागत करते हैं। ये परिवार के लोग कौन कौन है, HCl है, इसमें म्यूकस है, इंट्रिंसिक फैक्टर है, पेप्सिनोजन है, रेनिन है। ये सब परिवार के लोग हैं। इन परिवार के लोगों को मिलाकर हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। ठीक है, इस परिवार के लोगों को मिलाकर क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। कौन किसका स्वागत कर रहे हैं, जो हमने खाना खाया है। क्यों खाया है, क्योंकि इसी से हमारा शरीर चलना है। हम स्वागत नहीं करेंगे, पूरे शरीर को चलाने के लिए जो चीजें हमारे शरीर के अंदर डाली जा रही है, तो पेट भी उसका स्वागत करता है कि इन्हीं से हमारा शरीर चलना है। तो उस गैस्ट्रिक जूस में स्वागत करने वाले होते हैं HCl, म्यूकस, इंट्रिंसिक फैक्टर, पेप्सिनोजन और रेनिन। अब परिवार के लोग जब स्वागत कर रहे होते हैं तो सारे लोग कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे होते हैं। कोई उस परिवार में इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कुछ वकील होते हैं, कुछ और होते हैं। तो ऐसे ही इन सबका अपना अपना काम है। HCl का क्या काम है, HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को बोलते हैं। ये HCl 3 चीजों से मिलकर बनता है, गैस्ट्रिन, हिस्टामाइन और एसिटाइल कोलिन। ये HCl जो है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है, गैस्ट्रिन, हिस्टामाइन और एसिटाइल कोलिन। जब ये तीनों केमिकल एक सही मात्रा में आपस में मिलते हैं तो हमारा HCl बनता है। इस HCl की वजह से हमें भूख लगती है। हम जो कहते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो चूहे नहीं कूद रहे होते, वो HCl कूद रहा होता है। तो HCl जब कूदेगा तो यानी कि हमें भूख लगेगी। हमें भूख की जो सेंसेशन है वो किसकी वजह से, HCl की वजह से है। HCl नहीं बनेगा तो भूख की कंडीशन ही नहीं लगी। कई लोगों को देखा है मैंने, पेशेंट बताते हैं कि डॉक्टर साहब इसको तो भूख ही नहीं लगती पूरे दिन, यानी कि उनका HCl प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा है। HCl कैसे बनता है, हिस्टामाइन से, गैस्ट्रिन से और एसिटाइल कोलिन से। जब ये तीनों एक मात्रा में आपस में मिलते हैं तो ये HCl का निर्माण बनाते हैं। अब जैसे पानी को बनने के लिए क्या चाहिए, H2O। H2O का क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही इस चारों तरफ है हमारे, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो सारा पानी क्यों नहीं बन जाता, हाइड्रोजन भी है ना हमारे इस चारों तरफ,
और ऑक्सीजन भी है, तो ये सारा पानी क्यों नहीं बन जाता, या पानी पानी हो जाना चाहिए? क्यों नहीं होता? क्योंकि H2O बनने के लिए हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल चाहिए और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल चाहिए। हम H2O लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं H2O, ये है ऑक्सीजन, ये हमारे वाटर का फॉर्मूला है। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, तब जाकर ये पानी बनेगा। जब तक ये इस रेशो में नहीं मिलेंगे ये पानी नहीं बन सकते हैं। जब तक ये इस रेशो में नहीं मिलेंगे आपस में, कि जब हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन अकेला होगा, सो ये पानी बन जाएगा। तो ऐसे ही ये हिस्टामाइन, गैस्ट्रिन और एसिटिलकोलिन हमारे शरीर के अंदर ही है, लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं कि एसिड ही बनता रहे, नहीं। जब ये तीनों सही अनुपात में, सही मात्रा में आपस में मिलते हैं, और ये कहां मिलते हैं, पेट के अंदर मिलते हैं, तब ये HCl बनता है। ठीक है, तो HCl एक हमारा फॉर्मूला है कि हम HCl को बना सकते हैं। ये HCl क्या है, ये HCl इतना खतरनाक एसिड है, ये HCl इतना खतरनाक एसिड है कि अगर इस पैन को इस HCl के अंदर डाल दूं तो इस पूरे पैन को गलाकर राख कर सकता है। इतना घोर एसिड हमारे पेट के अंदर होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, HCl कितना स्ट्रॉन्ग है हमारा, कि अगर मैं इस टब को भी डाल दूं, इस टब को भी डाल दूं तो इस टब को भी गलाकर राख कर सकता है। इतना घोर एसिड हमारे पेट के अंदर होता है, और उसकी वैल्यू होती है 0 से लेकर 4 तक। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम किसी भी लिक्विड को चेक करते हैं, उसकी पीएच वैल्यू को चेक करते हैं, तो हम इसको पीएच स्केल बोलते हैं। 0 से लेकर 14 तक का स्केल होता है ये, यानी कि 0 जिसकी होगी, ये जितना इधर की तरफ होगा वो एसिडिक होगा नेचर में, और ये जितना इधर होगा वो अल्कलाइन नेचर में होगा। यानी कि 7 और 7 क्या है, न्यूट्रल होगा। ये न्यूट्रल है ना, ये एसिड है या अल्कलाइन है। तो 7 जिसकी वैल्यू होगी, पीएच वैल्यू, जिस लिक्विड की पीएच वैल्यू 7 होगी वो न्यूट्रल होगा, और केवल H2O यानी कि पानी की वैल्यू होती है 7। यानी कि H2O का नेचर है जो ना वो अल्कलाइन है ना वो एसिडिक है, ये 7 है, यानी कि न्यूट्रल है। और दुनिया के हर एक लिक्विड की मैंने आपको बताया HCl की जो वैल्यू है कितनी है, 0 से 4 है, यानी कि 0 सबसे खतरनाक है, इससे नीचे कुछ भी नहीं है। 0 यानी कि सबसे खतरनाक एसिड है। और हमारा HCl, जो हमारा HCl है पेट के अंदर, इसकी वैल्यू 0 से 4 है, यानी कि ये घोर 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 एसिड है, इससे ज्यादा कोई एसिड हो ही नहीं सकता। और इसका क्या बेनिफिट है ये आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं केवल आपको HCl का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि HCl कैसे बना और इसका हमारे लिए क्या उपयोगी है। कि ये एसिड है, और इस एसिड की वजह से जो हमारा खाना आता है ये सारा का सारा गल जाता है। मैंने बताया ये खाना, ये पाइप जब गल जाएगा, ये गल जाएगी, ये लकड़ी अगर मैं डाल दूं, इस कुर्सी को डाल दूं इतनी पीएच वैल्यू में, तो ये भी गल सकती है। तो हमारा खाना भी गल जाता है, खाना तो इससे सॉफ्ट है, इससे भी सॉफ्ट है, तो इसलिए खाना भी गल जाता है, और वो गलना चाहिए तभी वो पचेगा, नहीं तो वो नहीं पचेगा। ठीक है, म्यूकस, इस म्यूकस का क्या काम है, अगर इतना खतरनाक एसिड हमारे शरीर के अंदर है तो हमें नुकसान क्यों नहीं करता, ये भी तो दिमाग में आ सकता है ना। कि मैंने कहा कि इतना खतरनाक एसिड है कि इस कुर्सी को डाल दूं वो गल जाएगी, इस पैन को डाल दूं वो गल जाएगी, तो इतना खतरनाक एसिड जब हमारे पेट के अंदर है तो पेट को क्यों नहीं गला देता। तो भगवान ने उसके लिए एक मेम्ब्रेन बनाई है, दीवार बनाई है, पेट के चारों तरफ एक लेयर बना दी है। जैसे हम बनाते हैं ना कि ये पानी से खराब ना हो दीवार, तो इसको हम क्या करते हैं, वाटर डिस्टेंपर से कुछ इस तरीके से केमिकल लगा देते हैं, ये पानी डालते हैं तब भी हमारी दीवार पे कोई असर नहीं होता। तो ऐसे ही भगवान ने एक पेंटिंग कर दी है, एक लेयर बना दी है जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये म्यूकस वही है, इस म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से ही हमारे को HCl से कोई नुकसान नहीं होता है। और जब ये म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं होगी, जब मैं इस पेंट को खुरच दूं, इस पेंट को खुरच दूं, फिर मैं पानी डालूं, तो दीवार गलेगी, दीवार पर सीलन भी आएगी। तो यही सेम कंडीशन हमारे पेट के अंदर होती है। जब हमारे पेट में म्यूकस मेम्ब्रेन बनना बंद हो जाती है या नहीं बनती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं कि पेट में अल्सर हो गया है। क्यों? अल्सर का मतलब कि HCl आपके पेट की दीवार को जलाना शुरू कर देगा, क्योंकि वहां से म्यूकस हट गई है। जैसे ही वहां से म्यूकस हटेगी, HCl आपके पेट की दीवार को जलाएगा, गलाएगा, और वो आपको अल्सर कहलाएगा।
ठीक, कहते हैं पेट में अल्सर हो गया है। पेट में अल्सर का मतलब है कि आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं बन रही है और ये डायरेक्ट एचसीएल आपके इस दीवार को खराब कर रहा है, यहां घाव कर देगा। ये घाव ही आपके अल्सर के रूप में नजर आएंगे। ठीक है, तो ये म्यूकस हो गया। इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या काम है? आपने जो खाना खाया है, मैंने बताया कि ये कितना घोर एसिड है। ये घोर एसिड बहुत खतरनाक है, हर चीज को गला सकता है, हर चीज को जलाकर राख कर सकता है। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है कि जो हम विटामिन खाते हैं, मैंने बताया कि खाना जब खाएंगे तो सलाद भी खाएंगे, गाजर मूली भी खाएंगे, तो हमारे को विटामिन की जरूरत होती है। हमारे शरीर को ऊपर से नीचे तक बनाने के लिए 4 विटामिन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, फॉलिक एसिड, थायमिन, नाइसिन और विटामिन B12। और इन चारों में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है हमें विटामिन B12 की होती है। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो ये विटामिन B12 की वजह से है। तो यानी कि वैसे तो बहुत सारे विटामिन हैं, उन सभी विटामिन में 4 विटामिन मैंने महत्वपूर्ण बताए आपको, फॉलिक एसिड, थायमिन, नाइसिन और विटामिन B12। इन चारों में भी अगर कोई सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो विटामिन B12 है। विटामिन B12 हमारा सबसे सॉफ्ट विटामिन है, यानी कि इतना सॉफ्ट है कि जैसे ये खाने के अंदर आता है इस HCl से ये मर जाएगा, क्योंकि ये एसिड है, ये तेजाब है, ये आग है। जैसे इसके अंदर विटामिन B12 जाएगा जलकर राख हो जाएगा और वो हमारे लिए बेकार हो जाएगा। अगर बेकार हो गया तो क्या होगा? हमारा नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगा और हमें पैरालिसिस हो सकता है, हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं, हमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आ सकते हैं, यानी कि मसल से रिलेटेड कोई भी बीमारी आ सकती है। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर की जिम्मेदारी है कि आपके भोजन में, आपके खाने में आपने अगर विटामिन B12 खाया है तो उसको तुरंत कवर कर देता है। क्यों कवर कर देता है? अगर कवर नहीं करेगा तो ये HCl इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जैसे ही आपने ये देखता है अंदर कि आपने विटामिन B12 खाया है नहीं खाया, जैसे वो देखता है कि आपने विटामिन B12 खाया है, उसको चारों तरफ से कवर कर देता है कि HCl उसको कुछ ना बिगाड़ सके। और कब तक कवर करता है? ये इसको विटामिन B12 को कवर करके, यहां से कवर करके ऐसे घुमाकर, यहां से घुमाकर, यहां से घुमाकर यहां तक लेकर आता है, इसकी सुरक्षा कर किसकी? विटामिन B12 की सुरक्षा करके यहां तक लाता है और यहां लाके छोड़ देता है, क्योंकि यहां से मैंने आपको बताया यहां से डायरेक्ट कनेक्शन हमारे ब्लड का है, यानी कि सारी चीजें ब्लड में पहुंच जाती है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर आपका नहीं बन रहा है तो यानी कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। अगर आपके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, आपके उंगलियों के पीछे काले धब्बे आ रहे हैं, ये जो आपने देखा होगा ये जॉइंट है ना, इन जॉइंटों पे काले धब्बे होते हैं। अगर ये 19-20 का फर्क है, 19-20 का मेरे भी फर्क है, सबको फर्क हो सकता है। जैसे ये आप देख रहे हैं इस स्किन और यहाँ की जॉइंट की स्किन में 19-20 का फर्क हो सकता है। अगर ये 21 और 19 का फर्क है, यानी कि काले धब्बे बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहे हैं, यहाँ नजर आ रहे हैं, यहाँ नजर आ रहे हैं, यहाँ नजर आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आपको हो रही है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, इसके दो मतलब है, या तो विटामिन B12 आप इंटेक नहीं कर रहे खाने के अंदर, या आपका इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा है। इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा है तो आप खा रहे होंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कवर करने का काम तो इसका है ना। तो इसका लिए इंट्रिंसिक फैक्टर का बनना बहुत जरूरी है और इसके लिए हम न्यूरोट्रांसमीटर ट्रीटमेंट देते हैं, जो हमारा एक फॉर्मूला है कि इस केस में अगर ये नहीं बन रहा है तो हम देते हैं, ये नहीं बन रहा है तो हमारे पास म्यूकस का पॉइंट है, ये नहीं बन रहा है तो हमारे पास HCl का फॉर्मूला है। यानी कि न्यूरोथेरेपी इस पर भी काम कर सकती है, इस पर भी काम कर सकती है, इस पर भी काम कर सकती है। ठीक है, अब कहानी आती है रेनिन की। इसको मैं बताऊंगा क्योंकि ये मेन है। रेनिन, ये रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो आपके दूध को डाइजेस्ट करने का काम करता है। आप दूध पी रहे हैं लेकिन अगर आप ये रेनिन नहीं है आपके शरीर के अंदर, आपके पेट के अंदर रेनिन नहीं है तो दूध कचरा है, कूड़ा करकट है आपके लिए। ये दूध तभी डाइजेस्ट होगा जब रेनिन आपके अंदर होगा। ठीक है, ये रेनिन ही आपके दूध को डाइजेस्ट करके दही में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कि दूध का दही कन्वर्ट करता है। अब इसका क्या फायदा है? जो बच्चे केवल दूध पर डिपेंडेंट हैं, जो केवल दूध ही पीते हैं, उनका डाइजेशन ठीक है या नहीं है, ये हमें रेनिन बताता है। जो बच्चे 1 से 2 साल तक के बच्चे हैं, 2.5 साल तक के बच्चे हैं, जो केवल दूध ही पीते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, 6 महीने का बच्चा है, अगर वो दूध पीता है और वॉमिटिंग करता है
दूध पीता है, वॉमिटिंग करता है, दूध निकलकर बाहर आता है, तो इसका मतलब है कि उसका रेनिन नहीं बन रहा है, और रेनिन नहीं बन रहा है तो उसका डाइजेशन खराब है। जो बच्चे दूध पीते हैं और वॉमिटिंग करने पर दूध का दही निकालते हैं, इसका मतलब है कि रेनिन तो बन रहा है, बाकी और कोई समस्या हो सकती है। तो ये रेनिन बच्चों के अंदर डाइजेशन को चेक करने का एक तरीका है, क्योंकि बच्चों को छू कर तो हम चेक नहीं कर सकते ना, बच्चे बताएंगे कि यहाँ दर्द हो रहा है नहीं हो रहा, केवल हम ये देख सकते हैं उनके सिम्टम्स के आधार पर कि जब वो वॉमिटिंग करते हैं तो दूध निकलता है या दूध का दही बनता है। ये रेनिन 15 साल तक की उम्र तक ही बनता है, ये भी ध्यान करना है। साइंस के अकॉर्डिंग बात करूं, मैं कुछ भी ऐसी चीज नहीं बता रहा जो साइंस के हिसाब से नहीं है। यहाँ 2-3 साइंस के विद्यार्थी हैं तो मुझे पता है कि वो सारी चीजें इससे एग्री करते होंगे। तो रेनिन क्या है, 15 साल तक ही बन सकता है, इसके बाद रेनिन नहीं बनता है, ऐसा भगवान ने हमारे अंदर सिस्टम बनाया है। यानी कि क्योंकि 15 साल के बाद बच्चा दुनिया की हर चीज खा सकता है और पचा सकता है। 13 से 15 साल के बीच में, 13 साल से ये बनना धीरे धीरे बंद हो जाता है और 15 साल के बाद ये बनना बंद हो जाता है। यानी कि 13 से लेकर 15 साल के बीच में हमारी वो उम्र होती है कि हम दुनिया का कोई भी खाना खा लें, वो हम डाइजेस्ट करके उससे न्यूट्रिशन वैल्यू निकाल सकते हैं। चाइना में कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं इतने बच्चे, या हम नागालैंड में चाहे तो वो आदमी भी खा जाते हैं, सांप भी खा जाते हैं, कॉकरोच भी खा जाते हैं, सारी चीजें खा सकते हैं, यानी कि डाइजेस्ट कर सकते हैं 13 से 14 या 15 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते। तो भगवान ये कहता है कि जब आप सारी चीजें खा सकते हैं, पचा सकते हैं, तो अब इस रेनिन की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि अब आपको दूध पीने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो लॉजिकली साइंस के हिसाब से हमें 15 साल के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। हम लोग जो पीते हैं, हम केवल अपने मन को संतुष्ट करने के लिए दूध को पीते हैं, बाकी दूध में कुछ भी डाइजेस्ट होने वाली चीज नहीं है। दूध में जो चीजें हैं उनको हम अल्टरनेट से भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम दूध कैल्शियम के लिए पीते हैं तो दूध से ज्यादा कैल्शियम हमारे तिल के अंदर है। दूध हम प्रोटीन के लिए लेते हैं तो दूध से ज्यादा प्रोटीन हमारी दालों में है। और दूध के लिए हम और कौन सी चीज होती है, और कोई भी चीज नहीं, क्योंकि ये डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो दूध को डाइजेस्ट करने वाला रेनिन ही नहीं बनेगा तो दूध हमारे लिए वेस्टेज है। तो इसलिए दूध को पिए या ना पिए हमारी डाइट का हिस्सा नहीं हो सकता। 15 साल के बाद में आप केवल मन को संतुष्ट करने के लिए दूध पी सकते हैं, ठीक है। तो रेनिन आपका दूध को डाइजेस्ट करता है, जो 15 साल के बाद बिल्कुल भी नहीं बनता। ये साइंस कहती है, मैं नहीं कह रहा। साइंस कहती है कि रेनिन 15 साल के बाद नहीं बनेगा। छोटे बच्चों में रेनिन की आवश्यकता है, छोटे बच्चों में रेनिन बनता है, और छोटे बच्चों में हमें रेनिन दूध को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। रेनिन का फंक्शन इतना है। अब हमारा आता है, ये सब गैस्ट्रिक जूस के बारे में बता रहा हूं मैं अभी तक। ये पेप्सिनोजन क्या है? ये पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की। किसकी? पेप्सिन की। अगर मैं पेप्सिनोजन को पेप्सिन लिख दूं तो ये एक ही चीज है, पेप्सिनोजन पेप्सिन। पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है। जैसे कुंभकर्ण अगर सो रहा है तो हमारे लिए बेकार है, रावण के लिए भी बेकार था जब वो सो रहा था। रावण के लिए कब उपयोगी हुआ वो? जब वो जगा तभी तो रावण के लिए युद्ध करने के लिए गया। तो ऐसे ही अगर ये पेप्सिनोजन है तो ये इनएक्टिव है, हमारे लिए बेकार है, और जब ये पेप्सिन बन जाएगा तो ये हमारे लिए उपयोगी होगा। लेकिन इसमें बदलने में ही सारा खेल है। कुंभकर्ण सो रहा है और जग रहा है, दोनों में केवल एक चीज का फर्क है कि जब वो सो रहा है तो हमारे लिए बेकार है, रावण के लिए बेकार है। कुछ भी हो जाए उसे क्या मतलब चल रहा है ना, जब वो सो रहा है तो। लेकिन जब वो जगा हुआ है तो पूरा 100% रावण के लिए समर्पित है। वो युद्ध करेगा, मर जाएगा लेकिन युद्ध करेगा। ऐसे ही पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की। ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में तब कन्वर्ट होगा जब हमारे HCl की वैल्यू, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वैल्यू 0 से 4 होगी, नहीं तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब है कि जो लोग खाना खाते समय पानी या कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे HCl को, यानी कि अपने HCl को बिगाड़ लेते हैं। बिगाड़ लेते का मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि जिस केमिकल से टॉयलेट को हम साफ करते हैं,
जिस तेजाब से हम टॉयलेट को साफ करते हैं उसमें मैं 2 गिलास पानी मिलाकर साफ करूं तो वो साफ होएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टॉयलेट को साफ करने के लिए उसको एक पावर चाहिए, उस केमिकल की एक पावर चाहिए। अगर उस केमिकल में हम 2 गिलास या 1 गिलास पानी डाल दें या आधा गिलास भी डाल दें तो उतना साफ नहीं करेगा जितना वो पहले कर सकता था। इसीलिए जो हमारा पीएच वैल्यू 0 से 4 है ये इतना होना ही चाहिए, तभी ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। अगर हमने खाना खाते हुए पानी मिला दिया, पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, शराब पी ली, बियर पी ली, कुछ भी पी लिया हमने खाना खाते समय, तो ये समझ लेना कि आपका ये पीएच वैल्यू ये 4 की बजाय ये 5 पहुंच जाएगा या 6 पहुंच जाएगा। जैसे ये 4 ये ऊपर गया, जैसे ये 400 ऊपर जाएगा ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, ये मना कर देगा कि मैं नहीं कन्वर्ट होऊंगा। और ये कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा? अब ये कन्वर्ट, मान लीजिए पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? आपकी जो प्रोटीन है ये प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि प्रोटीन को केवल यही केमिकल ऐसा है जो डाइजेस्ट कर सकता है। ये क्या कर सकता है? ये पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो कहानी शुरू कहां से हुई कि हमने क्या गलती करी? खाना खाते समय पानी या कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर लिया, और जैसे ही पानी या कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करा हमारा HCl डाइल्यूट हो गया, हमारा पावर जो थी वो खत्म हो गई HCl की, और उसकी वजह से हमारा पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और पेप्सिन नहीं बनेगी तो इस प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करेगा? जो हम दाल खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, एक मान लीजिए प्रोटीन के लिए, तो आपके इस प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करेगा? रैनिंग तो भगवान ने पहले ही बंद कर दिया, हमने इसको खुद बंद कर दिया, तो आपको प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगी। और डाइजेस्ट नहीं होगी तो इसका एक सिंपल सा एक वो है, इसका एक लक्षण है, एक सिम्टम्स है। अगर आपके मोशन में अनपचा खाना आ रहा है, यानी कि आपके मोशन में भिंडी के बीज, टमाटर के छिलके या कोई भी छिलका आपके, या हरी सब्जी कोई भी आपके मोशन में निकल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तेल तो निकल नहीं सकता, तेल दिखेगा भी नहीं आपको। कार्बोहाइड्रेट को हमने डाइजेस्ट कर दिया मुंह से, चलो, लेकिन प्रोटीन तो हमें दिखेगी। यानी कि आपके सब्जी के पत्ते, आपके दाल के छिलके, टमाटर के छिलके, ये सब प्रोटीन है। तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो आपको मोशन में दिखाई देगा, और मोशन में दिखाई देगा तो वो यूडीएफ की पहचान है, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल। ये न्यूरोथेरेपी की सबसे बड़ी खोज है कि हम बीमार पड़ते हैं यूडीएफ की वजह से। यूडीएफ मतलब अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, यानी कि मोशन में अनपचा खाना आना। तो ये पेप्सिन ये कहां से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? क्योंकि हमने पानी मिला दिया किसके अंदर, इस HCl के अंदर, और ये डाइल्यूट हो गया, कमजोर हो गया, जिसकी वजह से हमारा पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। और ये पेप्सिन कन्वर्ट नहीं हो रहा तो ये पेप्सिन अगर कन्वर्ट नहीं होगे तो प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन कन्वर्ट करेगा? और ये प्रोटीन पेप्टाइड में कन्वर्ट नहीं होगी तो ये अमीनो एसिड में कैसे कन्वर्ट होगी? और अमीनो एसिड नहीं बनेगा तो हमारी बीमार निश्चित तौर पर होंगे। क्योंकि मेडिकल साइंस की एक दूसरी सेंटेंस कहता है मेडिकल साइंस कि हमारा पूरा शरीर 23 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना है। ये दूसरा सेंटेंस मैंने आपको अमीनो इसका बताया साइंस का, कि हमारा पूरा शरीर, हमारी आंख, हमारी नाक, हमारे DNA, हमारे RNA, हमारे क्रोमोसोम, हमारे जीन्स, ये सब किससे मिलकर बने हैं? ये हमारे प्रोटीन से बने हैं। ये हमारे सब किससे बने हैं? प्रोटीन से बने हैं। जब प्रोटीन ही नहीं बनेगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, एमिनो एसिड, DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA का क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है। और ये एमिनो एसिड कहां से बन रहा है? पेप्टाइड से। पेप्टाइड कैसे बन रहा है? प्रोटीन से। तो जब हमारे को प्रोटीन ही डाइजेस्ट नहीं होगी तो हमारे क्रोमोसोम, हमारे DNA, हमारे RNA, हमारे जीन्स गड़बड़ होते चले जाएंगे और हम बहुत खतरनाक कंडीशन में जा सकते हैं। हम कैंसर की तरफ भी जा सकते हैं, हम मंगोलिज्म की तरफ भी जा सकते हैं, हम ऑटिस्टिक चाइल्ड भी जा सकते हैं, हम कुछ भी हो सकता है, हमारे शरीर के अंदर भूचाल आ सकता है केवल प्रोटीन के डाइजेस्ट ना होने की वजह से। तो प्रोटीन का डाइजेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब ये मान लीजिए पेप्सिन बन गया, इतना तो मैंने डरा दिया, समझा दिया
ये पेप्सिन इस प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आपने कुछ गड़बड़ी नहीं करी, सब कुछ ठीक है, तो ये पेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नहीं हुआ, अगर आपने पानी पिया है, कोल्ड ड्रिंक पी है, वाइन पी है, शराब पी है, कुछ भी पिया है खाना खाने के साथ में, तो आपका ये HCl गड़बड़ हो जाएगा, तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, पेप्सिन नहीं होगा तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगी, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो यहां से हमारा ये काम चालू हो गया, किससे? हमारा दूसरा डाइजेशन शुरू हुआ है। एक डाइजेशन यहां से शुरू हुआ था, कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया। दूसरा डाइजेशन यहां पे शुरू होता है, किसका? प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गई? यहां पर पेप्टाइड में। तो ये इतना मैंने आपको किसके बारे में बताया? गैस्ट्रिक जूस के बारे में। यहां तक समझ आ गया आपको? ठीक है, अभी तक हमने फैट की तो बात ही नहीं करी है है ना, फैट तो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है। अब ये खाना थोड़ा सा आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है तो हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये दूसरा दरवाजा है। पेट के दो दरवाजे, एक आने का रास्ता, एक जाने का रास्ता। पेट के अंदर आने के रास्ते को हम कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, पेट से बाहर निकलने के रास्ते को हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कहीं पर, है ना, ये लिखा है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर वही स्फिंक्टर है जो दोनों तरफ दरवाजा खुलता है। ठीक है, जहां एक तरफ खुलेगा वो वाल्व यूज होगा उसके लिए, जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है इलियम सिकल वाल्व, लिखा है ना, तो यहां लिखा मैंने पाइलोरिक स्फिंक्टर। खाना जैसे ही पेट को क्रॉस कर कर कहां पहुंचता है? यहां से जैसे ही दरवाजा खुलेगा हमारा खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां से इस दरवाजे से लेकर यहां तक ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। और मैंने यहां लिखा है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर के करीब होती है। 6 मीटर कितना होगा यहाँ से? अगर यहाँ से तय करूं तो यहाँ से, यानी कि यहाँ से लेकर इस पर्दे तक हमारे लगभग इस पर्दे के पार भी 6 मीटर का, यानी कि इतनी लंबी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और पार बाहर तक, यानी कि इतनी लंबी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो मैंने ये ऐसे करके 2 बार घुमा दिया है। ये ऐसे नहीं घूमती, ये ऐसे घूमती है। अगर आप देखोगे ना तो ये बहुत गुचड़ पुचड़ है, ऐसे 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 करके घूमती है, ये इस तरीके से घूमती है। ये 6 मीटर तक लंबी होती है। ठीक है, तो ये यहां से लेकर यहां तक हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में डिवाइड करा जाता है। पहला हमारा ड्यूडेनम, दूसरा हमारा जेजुनम, और तीसरा हमारा इलियम। ड्यूडेनम हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जेजुनम हमारा कम महत्वपूर्ण है, फिर इलियम का पार्ट आता है जो थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम का एरिया ये है, ये पूरा ड्यूडेनम का एरिया है, यहां से लेकर यहां तक का। अब इस ड्यूडेनम में 2 दरवाजे बने हुए हैं। एक दरवाजा मैंने यहां बनाया जो पैंक्रियास के साथ खुलता है, एक दरवाजा इनके साथ खुलता है। ये जो रास्ता ना, ये दोनों के लिए कॉमन है, ये गॉल ब्लैडर और लिवर के लिए कॉमन है। ठीक है खाना पाइलोरिक स्फिंक्टर को क्रॉस करके कहां पहुंचा? हमारे ड्यूडेनम में। कहां पहुंचा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, ड्यूडेनम में पहुंचता है, यहां 2 हार्मोन बनते हैं। ठीक है, कौन से 2 हार्मोन बनते हैं? पहला बनता है हमारा सिक्रेटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनता है? सिक्रेटिन हार्मोन। इस सिक्रेटिन हार्मोन का भी न्यूरोथेरेपी में फॉर्मूला है, अभी पूछूंगा नहीं, टाइम ज्यादा हो गया। सिक्रेटिन फॉर्मूला है न्यूरोथेरेपी में। ठीक है, तो इस सिक्रेटिन, ये हार्मोन बना, इस हार्मोन का क्या काम है? पहला रही है पाइलोरिक स्फिंक्टर को बंद कर देगा। जैसे ही जो खाना थोड़ा बहुत आया है, तो जो खाना आया है, जैसे ही खाना यहां से यहां पहुंचा तो यहां इसको बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा? कि अब यहां पर इसका अच्छे से डाइजेशन होगा। पता चले ये पहला जो खाना आया वो डाइजेस्ट नहीं हुआ और पेट ने और भेज दिया, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, पेट ने और भेज दिया, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो और भेज दिया। तो पहले जितना आ चुका है वो डाइजेस्ट प्रॉपर हो जाए, अच्छे से वो डाइजेस्ट हो जाए, इसलिए इसको बंद कर देता है कि भाई तू अब और खाना नहीं भेजेगा जब तक कि जो खाना आया है वो पच ना जाए। तो पहला काम इसका क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर को बंद कर देना। ठीक है, थोड़ा आ गया, बंद कर दिया। कब तक बंद करेगा? जब तक जो आ गया वो पच ना जाए। दूसरा काम है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट को मंगवाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट दुनिया का सबसे अल्कलाइन प्रोडक्ट है, केमिकल है। ये क्या है? हाईली अल्कलाइन है, इसकी pH वैल्यू है 14। ध्यान करना, मैंने अभी आपको यहां बताया था कि सबसे हाईली एसिडिक क्या है? HCl। सबसे हाई और सबसे हाईली अल्कलाइन क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। शरीर के अंदर दोनों चीजें बन रही हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक चीज भी बन रही है, यानी कि एसिडिक चीज बन रही है HCl, और दुनिया की सबसे ज्यादा अल्कलाइन चीज भी बन रही है सोडियम क्लोराइड। ये NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो बनता है वो क्यों बना?
क्यों बना, क्यों अल्कलाइन की जरूरत पड़ी यहाँ पर, क्योंकि जो खाना बाहर निकला है यहाँ तक, मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन थी जो इस पेट को बचाकर रख रही थी HCl से। मैंने बताया था कि HCl कितना खतरनाक है। तो यहाँ तो म्यूकस मेम्ब्रेन बनी थी अच्छी से, भगवान ने बनाकर भेजी थी, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ नहीं है। तो जैसे ही खाना आएगा, क्योंकि उसमें HCl भी होगा, HCl केमिकल को लेकर आएगा, तो उस केमिकल की वजह से हमारे को ड्यूडेनम अल्सर हो सकता है। आपने पढ़ा होगा अल्ट्रासाउंड में कई बार कि इनको ड्यूडेनम अल्सर है, यानी कि ड्यूडेनम में अल्सर हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत कमजोर है, यहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत कमजोर है, इसीलिए ये सिक्रेटिन सोडियम बाइकार्बोनेट को मंगवाता है पैंक्रियास से। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? सबसे ज्यादा अल्कलाइन प्रोडक्ट है। अगर इस कप में हाईली एसिडिक चीज डाल दूं, मैं ऐसा तेजाब डाल दूं कि जो सबको खराब कर सकता है, तो मैं इसको न्यूट्रल करने के लिए, इसको खराब करने के लिए, इसको पतला करने के लिए क्या करूंगा? इसमें पानी डाल दूंगा, इसमें पानी डालता रहूंगा, इतना डाल दूंगा कि ये खत्म ही हो जाएगा, इसका असर खत्म हो जाएगा। तो सेम ऐसा ही होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? अल्कलाइन, HCl क्या है? एसिडिक। तो जैसे ही एसिड और अल्कलाइन आपस में मिलते हैं तो उसका असर खत्म हो जाता है। क्यों खत्म होता है? और होना चाहिए, नहीं तो ये हमारे को ड्यूडेनम अल्सर कर देगा, ये यहाँ को अल्सर पैदा कर देगा। इस अल्सर ना हो, इससे हमारे को नुकसान ना हो, खाना यहाँ कुछ देर ठहरेगा, इसलिए क्योंकि पचना है आगे। कैसे पचेगा आगे बताऊंगा। यहाँ ठहरेगा खाना और यहाँ अल्कलाइन और एसिड मिलकर इसको न्यूट्रल कर देंगे, यहाँ पर खाना ठहर सकता है। किसकी मदद से? इस सोडियम बाइकार्बोनेट की मदद से ये ठहरता है। इसके बाद ये गैस्ट्रिन, मैंने बताया था आपको कि हमारा HCl किन चीजों से मिलकर बना है? गैस्ट्रिन, हिस्टामाइन और एसिटिलकोलिन। तो यहाँ ये पेट के अंदर HCl को भी रोक देता है बनने से, कि भाई जब एसिड ज्यादा बनेगा तो हमें भूख ज्यादा लगेगी, हमारे पेट को दिक्कत होगी। तो जो खाना पहले से आया हुआ है ये पच नहीं जाएगा, तब तक HCl का तो कोई फायदा नहीं ना, और बनता रहे और बनता रहे। तो ये गैस्ट्रिन को रोक देता है कि गैस्ट्रिन नहीं निकलेगा तो HCl भी नहीं निकलेगा, गैस्ट्रिन नहीं बनेगा तो HCl भी नहीं बनेगा। तो ये गैस्ट्रिन को रोक देता है ताकि HCl और ना बने। अगला, ये जो मैंने आपको कहानी पूरी बताई कि खाना आगे बढ़ता जा रहा है, खाना आगे बढ़ता जा रहा है, कौन बढ़ा रहा है? कोई भगवान की शक्ति नहीं बढ़ाती है, हमारे शरीर के अंदर एक वेव चलती है, एक लहर चलती है। इस लहर की वजह से खाना आगे बढ़ता है और साइंस में इस लहर को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से खाना आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। हमने तो खाना खाया ना, उसके बाद तो वो नीचे निकल गया, हमें पता भी नहीं चला कि आगे पहुंचा कैसे। हमने तो केवल मुंह के अंदर डाला था, आगे तो अपने आप ही बढ़ रहा है ना, हमारे कहने से थोड़ी बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो खाना आगे आगे बढ़ रहा है, जो उसे ताकत दे रही है आगे बढ़ाने के लिए, इसको साइंस के अंदर बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को भी ये रोकता है, क्योंकि अगर खाना यहां आकर पचा ही नहीं और वो आगे बढ़ता चला जाए तो फायदा क्या है। तो इस मूवमेंट को भी, इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को भी कौन रोकता है? सिक्रेटिन रोकता है, कि भाई खाना पहले पच जाए फिर आगे बढ़ेगा। तो इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को भी ये रोक देता है। ये लिवर को संदेश देता है कि खाने में फैट यानी कि घी तेल की चीजें भी आई हैं, आप बाइल बनाकर भेजो। बाइल कौन बनाता है? लिवर बनाता है, लेकिन कहां भेजता है? गॉल ब्लैडर के पास भेजता है। गॉल ब्लैडर बाइल को फिर ड्यूडेनम में भेजता है। ध्यान से सुनना, लिवर बाइल को डायरेक्ट नहीं भेज सकता। यहाँ पर लिवर बनाता जरूर है, लेकिन उसका कनेक्शन डायरेक्ट यहां से नहीं है। कनेक्शन तब होगा जब हम गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा लेंगे। तो लिवर पहले बाइल को बनाएगा, गॉल ब्लैडर के पास स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर से फिर वापस यहाँ भेजता है। तो लिवर का कनेक्शन गॉल ब्लैडर के साथ है, गॉल ब्लैडर फिर बाइल को यहाँ भेजता है। ठीक है, तो कौन इसको बोलेगा? सिक्रेटिन लिवर को बोलता है, भाई खाने में घी तेल की चीजें आई हुई है, आप बाइल बनाओ और गॉल ब्लैडर के पास भेजो, मैं गॉल ब्लैडर से मंगवा दूंगा। ठीक है, तो बाइल को लिवर बनाएगा, गॉल ब्लैडर में भेजेगा, गॉल ब्लैडर से हम मंगवाएंगे बाइल को। तो ये हमारा कौन काम कर रहा है? ये सब सिक्रेटिन काम कर रहे हैं। इतने सारे काम किसने करे? हमारे सिक्रेटिन ने करे। जब इतने सारे काम हो जाएंगे, जब इतने सारे काम हो जाएंगे तो हमारा, हाँ, ये बाइल लिवर ने बाइल बनाया, गॉल ब्लैडर के पास भेजा, गॉल ब्लैडर ने बाइल निकालकर क्या करा? हमारे फैट को पचाया। तो यहाँ पर बाइल की मदद से, ये बाइल कहां से आया? गॉल ब्लैडर से आया, है ना। मैंने बताया आपको, लिवर ने बाइल बनाया, गॉल ब्लैडर के पास भेजा, गॉल ब्लैडर ने बाइल को भेजा और बाइल ने फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करी। तो यहाँ अभी ये क्या है? इसमें कन्वर्ट हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब फैट का इमल्सन होगा,
ध्यान से सुनना, क्योंकि आप मेडिकल स्टूडेंट बन रहे हैं, एक मेडिकल साइंस को पढ़ रहे हैं, तो आज के बाद ये कभी नहीं कहेंगे कि बाइल फैट को डाइजेस्ट करता है, इमल्सन करता है। इमल्सन और डाइजेशन में दोनों में फर्क है। इमल्सन और बाइल, क्या सरफ से हम कपड़े धोते हैं? नहीं, सरफ से कपड़े धोते नहीं है, कपड़े गलाते हैं सरफ में, कि जो हमारे गंदे कपड़े हैं वो जल्दी साफ हो जाए, इसलिए हम सरफ में गलाते हैं। यानी कि धोने तो हमें हाथ से ही पड़ेंगे या मशीन से पड़ेंगे, सरफ तो उन धोने में हेल्प करती है। तो बाइल वही काम करता है जैसे कपड़े को धोने में सरफ का काम होता है। सरफ धोता है, सरफ उस मैल को गला देता है, निकाल देता है, ताकि हम उसे ठोके पीटे या इधर उधर करें तो महल बाहर आ जाए। सरफ का काम इतना ही है। तो ऐसे ही बाइल का काम है कि उस फैट को इमल्सन कर देना, गला देना, ताकि फैट आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, यानी कि उसका पाचन ठीक से हो जाए। तो बाइल यहां पर फैट का इमल्सन कर देता है, तो इसको इमल्सन फैट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इमल्सन फैट कहते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन हमारा पेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया, फैट हमारा इमल्सन फैट हो गया। यानी कि अब ये सेकंड स्टेप में सारे लोग पहुंच गए हैं। अब इनको फाइनल टच देना है। अब खाना कहां पहुंच गया? हमारा ड्यूडेनम में, है ना? ड्यूडेनम में पहुंच गया। यहाँ सिक्रेटिन का फंक्शन मैंने आपको बताया। अब यहाँ दूसरा केमिकल बनता है, जिस हार्मोन बनता है, जिसका नाम है CCK, कॉलसिस्टोकाइनिन। इसका पूरा नाम है कॉलसिस्टोकाइनिन। कॉलसिस्टोकाइनिन बनता है और इसका सबसे बड़ा काम है कि ये पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है। पैंक्रियास से 3 हार्मोन्स को 3 एंजाइम्स को मंगवाता है। पैंक्रियास से 3 एंजाइम्स को मंगवाता है, जिसका नाम है अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर हमारा केवल पैंक्रियास ठीक नहीं होगा तो आपका डाइजेशन तो भी ठीक नहीं होगा। केवल पैंक्रियास अगर ठीक नहीं हुआ, अगर पूरा सिस्टम ठीक है, केवल पैंक्रियास ठीक काम नहीं कर रहा, तो भी आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा, क्योंकि पैंक्रियास से अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन बनते हैं। कौन मंगवाता है? कॉलसिस्टोकाइनिन मंगवाता है। कॉलसिस्टोकाइनिन हार्मोन है जो कहां बनता है? ड्यूडेनम में बनता है। किसके बाद बनता है? सिक्रेटिन के बाद में बनता है। सिक्रेटिन का काम फंक्शन पूरा होने के बाद में कॉलसिस्टोकाइनिन बनता है। ये कॉलसिस्टोकाइनिन पैंक्रियास से अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन मंगवाता है। ये अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन क्या करते हैं यहां देखते हैं। अमाइलेज डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि अमाइलेज आपके डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। और ये मोनोसैकेराइड वही चीज है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब होना है तो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गई किसकी मदद से? अमाइलेज की मदद से। ठीक है। प्रोटीन पेप्टाइड में कन्वर्ट हो गई, ये पेप्टाइड में कन्वर्ट हो गई। पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन कहां से आया है? CCK से, यानी कि पैंक्रियास से आया है। पैंक्रियास अमाइलेज बना रहा है, ट्रिप्सिन बना रहा है। तो ट्रिप्सिन आपके पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि पैंक्रियास से निकलने वाला ट्रिप्सिन आपके पेप्टाइड को, जो पेप्टाइड प्रोटीन से बना था, इस पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा और ये एमिनो एसिड अब डाइजेस्ट हो सकती है, यानी कि ये एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तीसरा, जो फैट हमारा बाइल की मदद से इमल्सन फैट में कन्वर्ट हो गया था, इस इमल्सन फैट को हमारा लाइपेज जो पैंक्रियास से निकलता है, ये लाइपेज इस इमल्सन फैट को फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि अब इन तीनों का डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। अब ये हमारे को एब्जॉर्ब हो सकती है। तो केवल पैंक्रियास से अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन निकलकर फाइनल डाइजेशन करती है तीनों का, और तभी जाकर ये प्रॉपर तरीके से बनते हैं और इनका एब्जॉर्प्शन होगा। अब ये फाइनल बन गए। कहां बन जाते हैं ये सारी चीजें? ये कहानी चल रही है ड्यूडेनम के अंदर। ड्यूडेनम के अंदर फाइनल डाइजेशन हो जाता है। पैंक्रियास से हमारे अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन निकलते हैं। लिवर बाइल को बनाता है, गॉल ब्लैडर में भेजता है, गॉल ब्लैडर से बाइल निकलकर ड्यूडेनम में पहुंचता है और इस तरीके से हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। मैंने यहाँ पर एक गोला बनाया था जिसका नाम लिखा था एम्पुला ऑफ वेटन। एम्पुला और वेटन वो जगह है जहां पर पैंक्रियास की डक्ट यहाँ खुलती है ड्यूडेनम में, और यहाँ से ये वाली डक्ट खुलती है। एक गोला यहाँ बनाया है, इसका नाम लिखा है कॉमन वाइल्ड डक्ट। कॉमन वाइल्ड डक्ट वो जगह है जहां पर
पैंक्रियास से सॉरी लिवर से जो रास्ता आ रहा है और गॉल ब्लैडर से जो रास्ता आ रहा है दोनों आपस में मिल रहे हैं। देखिए गॉल ब्लैडर से जो रास्ता आ रहा है यहाँ आ गया, लिवर से जो रास्ता आ रहा है वो यहाँ आ गया, तो यानी कि ये एरिया दोनों का कॉमन एरिया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन वाइल डक्ट। अब ये कॉमन वाइल डक्ट आगे जा रही है और कहाँ जा रही है, ड्यूडेनम के अंदर, है ना, ये ड्यूडेनम है और पैंक्रियास की डक्ट भी ड्यूडेनम में आ रही है। तो एम्फुला ऑफ वेटर वो जगह है, ध्यान से सुनना, एम्फुला ऑफ वेटर वो जगह है जहां पर ड्यूडेनम के अंदर पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन वाइल डक्ट एक जगह पर आकर मिलती हैं। कॉमन वाइल डक्ट का भी फॉर्मूला हमारे पास है, एम्फुला ऑफ वेटर का भी एक हमारा फॉर्मूला है, यानी कि अगर यहाँ कोई ब्लॉकेज है उसको भी खोल सकते हैं, यहाँ कोई ब्लॉकेज है हम इसको भी खोल सकते हैं। वेटर ट्रीटमेंट हमारा एक फॉर्मूले का नाम है। तो यहाँ पर यहाँ खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा, यहाँ तक कहीं भी कोई दिक्कत है तो मैंने आपको एक एक चीज के बारे में बताया कि न्यूरोथेरेपी कैसे ब्लॉकेज को खोल सकती है, हमारे पास सारे फॉर्मूले बने हुए हैं। अब यहाँ सारी चीजें डाइजेस्ट हो जाती है, यानी कि ड्यूडेनम में इतना सारा काम हो गया। अब ये खाना धीरे धीरे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रही है, मैंने बताया था आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से आगे बढ़ता रहता है, तो खाना पहुंचता है जेजुनम में, ये हमारा जेजुनम में ये खाना पहुंचकर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। अब ये डाइजेस्ट हो चुका है, इसमें से पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी पानी दोबारा से बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, खींच लेती है अपने अंदर और खाना धीरे धीरे लिक्विड से सेमी सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट होता चला जाता है। जब खाना हमारा यहां पहुंचता है, इलियम में पहुंचता है, इलियम सिक्कल वॉल अगर इसे मैं जूम कर दूं तो ये इस तरीके से होगा, अगर मैं इस एरिया को जूम कर दूं तो ये इस तरीके से इलियम सिक्कल वॉल्व है। यहां दो रास्ते हैं, इस तरीके से दो रास्ते यहां पर हैं, एक रास्ते का नाम है लिम्फ वेसल्स, एक रास्ते का नाम है ब्लड वेसल्स, एक रास्ते का नाम है लिम्फ वेसल्स, एक रास्ते का नाम है ब्लड वेसल्स। और यहां से जो कुछ हमने खाया है यहां से एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि शरीर के अंदर एंटर कर जाएगा। इस लिम्फ वेसल्स में फ्री फैटी एसिड जाता है, जो हमने फैट खाया ना, फैट डाइजेस्ट हुआ फ्री फैटी एसिड में, तो फ्री फैटी एसिड जो एब्जॉर्ब होगा, यानी कि फैट की जो चीजें हमें एब्जॉर्ब होती हैं वो हमारे लिम्फ वेसल से एब्जॉर्ब होती हैं। ब्लड वेसल से हमने विटामिन खाया, मिनरल्स खाया, कैल्शियम खाया, हमने वाटर लिया, हमने अमीनो एसिड एब्जॉर्ब किए, हमने ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया, मोनोसैकेराइड को एब्जॉर्ब किया, ये सारी चीजें हमारी ब्लड वेसल्स में जाती हैं। केवल फ्री फैटी एसिड को छोड़कर बाकी सारी चीजें हमारी ब्लड वेसल्स में जाती हैं, केवल फ्री फैटी एसिड हमारे लिम्फ वेसल्स में जाता है और अल्टीमेटली ये जाकर लीवर के पास जाते हैं, लीवर इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जिसको जहां जरूरत होती है। पूरी बॉडी में कहीं जहां कैल्शियम की जरूरत है वहां कैल्शियम को भेज देते हैं। आपने कोई पेन किलर खाई है, पेन किलर भी तो इसी रास्ते से जाएगी ना, तो पेन किलर खाइए, पेन किलर लिवर को पता है कि कहाँ पेन किलर की जरूरत है, वहां लिवर उसे पेन किलर को भेज देता है, ये लिवर का काम है। यानी कि लिवर से ही कहानी शुरू होती है और लिवर पे ही आके खत्म हो जाती है। लिवर के हम आगे और भी फंक्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ पर जो हमने खाया था, जो हमारे लिए उपयोगी है, अच्छी चीजें हैं, वो हमारे लिम्फ वेसल और ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाती है। जो चीजें एब्जॉर्ब नहीं हुई है, जो यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं होती, वो आगे बढ़ जाती है हमारे यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में। अब यहाँ से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है, ठीक है। ये अपेंडिक्स का छोटा सा भाग है, इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल नहीं है मेडिकल साइंस के हिसाब से, लेकिन थोड़ा बहुत हमारे हिसाब से ये एक महत्वपूर्ण रोल है कि इसका नेचर अल्कलाइन नेचर है। अपेंडिक्स एक अल्कलाइन नेचर का भाग है इंटेस्टाइन का, कि कुछ वायरस या बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है ये, जो हमारी बॉडी के लिए खराब है, ठीक है। लेकिन अगर वायरस या बैक्टीरिया ज्यादा खतरनाक हुए, अपेंडिक्स से ज्यादा खतरनाक हुए, कई बार ऐसा होता है ना कि पुलिस से भी ज्यादा खतरनाक चोर होते हैं, आतंकवादी होते हैं, तो पुलिस भी भग जाती है उनको देखकर। तो ऐसे अगर वो वायरस या बैक्टीरिया ज्यादा खतरनाक हुए तो ये इसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसको हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, यानी कि अपेंडिक्स के अंदर इंफ्लेमेशन का हो जाना। अपेंडिक्स के अंदर इंफ्लेमेशन तभी होगी जब आपका वायरस या बैक्टीरिया इतना खतरनाक हो कि यहाँ की बैक्टीरिया को भी वो, यानी कि जो अच्छे बैक्टीरिया है इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। नहीं तो अपेंडिक्स ज्यादा खतरनाक है, यानी कि ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। तो यानी कि अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया ऐसा खतरनाक हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो यहाँ पर इंफ्लेमेशन हो जाती है। या जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, तो यहाँ कचरा जमा रहता है उनको लगातार, तो उस कचरे की वजह से भी कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि कोई आतंकवादी हमला करे तो ही पुलिस स्टेशन में कोई दिक्कत होगी, अगर वहां के लोग भी गद्दार हो तो एक दूसरे को भी मार देते। तो ऐसी इसी कंडीशन में भी ये खुद भी अपने आप डैमेज हो जाता है जब यहाँ की लगातार सफाई नहीं रहती है।
तो यहाँ पर भी खुद खराब हो जाता है। इसको भी अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। इसका मतलब है कि अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग हो जाना। अगर ये स्वेलिंग हल्की फुल्की है तो बॉडी खुद हील कर लेती है। अगर ये स्वेलिंग जरूरत से ज्यादा है तो ये इस डॉक्टर कहता है कि ये बस्ट हो सकता है, फट सकता है, जिसकी वजह से आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। इस कंडीशन में डॉक्टर इसको कट करके बाहर निकाल देते हैं कि इसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, इसलिए अगर ये रहेगा तो हमें नुकसान करेगा, तो इसे कट करके बाहर निकाल दो। तो इसलिए अगर हम खुद हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, तो हमें खुद हील और ठीक करना चाहिए, अपेंडिक्स को निकालना नहीं चाहिए। अब खाना धीरे धीरे आगे की तरफ इस तरीके से मोशन बढ़ता है, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। इस असेंडिंग कोलोन में कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं। कुछ अच्छे बैक्टीरिया का मतलब है कि यहाँ पर फॉलिक एसिड और विटामिन के का थोड़ा सा निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। तो हमने कल पढ़ा था, मैंने जब सेंटेंस बता रहा था आपको कि विटामिन के और फॉलिक एसिड को छोड़कर अन्य सभी विटामिन हमें भोजन से ही लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ फॉर्मेशन इनका होता है विटामिन के और फॉलिक एसिड का। वो इसी पर्पज से हम वहां उसमें बोला था कि लार्ज इंटेस्टाइन के असेंडिंग कोलन में फॉलिक एसिड और विटामिन के का कुछ निर्माण होता है, कुछ फॉर्मेशन होता है अच्छे बैक्टीरिया की वजह से जो यहाँ पर होता है, और इनको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। ये खाना आगे बढ़ता है ट्रांसवर्स कोलन की तरफ से। यहाँ लिक्विड है, यहाँ मोशन पूरा लिक्विड फॉर्म में होगा। धीरे धीरे इसमें से पानी सोखता चला जाएगा, पानी सूखता चला जाएगा और खाना इस तरीके से डिसेंडिंग कोलन की तरफ आगे बढ़ेगा। ये हमारी डिसेंडिंग कोलन है। यहाँ जब आ जाएगा खाना तो यहाँ से पानी ज्यादातर एब्जॉर्ब हो चुका होगा और खाना धीरे धीरे मोशन को सिग्मोइड कोलन को क्रॉस करके इस तरीके से रेक्टम में इकट्ठा हो जाएगा। रेक्टम हमारी एक थैली है, एक थैली की कैपेसिटी होती है कि एक थैली के अंदर 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो वजन डाल सकते हैं। अगर उससे ज्यादा वजन हम डालेंगे तो थैली फट सकती है। तो ऐसे ही इस रेक्टम का भी हिसाब है कि ये थैली जैसे ही भरती है ब्रेन को संदेश देती है कि मेरी थैली भर गई है, इसको पास आउट कर दीजिए। ब्रेन को जैसे ही संदेश जाता है, ब्रेन हमें सेंसेशन देता है, हमें बताता है भैया पास आउट कर आओ मोशन को, नहीं तो ये फट जाएगी। तो अगर हम नहीं जाते हैं किसी इमरजेंसी कॉल्स में, ध्यान करना कि हम किसी मीटिंग में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, तो ये नेचर कॉल है, ये आएगी ही आएगी, आप इसे रोक नहीं सकते हैं, नहीं तो आपको ये बस्ट करके बाहर आ जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि डर के मारे या किसी कंडीशन में हमारे बाथरूम और लैट्रिन निकल जाते हैं, क्योंकि ये ब्रेन का संदेश है, अगर आप नहीं पास करेंगे तो वो निकाल देगा। तो इसी थैली से हमारे एनएस के थ्रू ये सारा मोशन आ जाता है। ये 12 से 24 घंटे का समय ले सकता है, यानी कि आपको या तो मोशन 12 घंटे बाद आना चाहिए या आपको 24 घंटे बाद आना चाहिए। कई लोगों को रात को खाना खाने से पहले मोशन जाने की आदत होती है, तो ये गलत नहीं है, ये सही आदत हो सकती है अगर आपकी आदत है। और कई लोगों को 24 घंटे बाद है, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। कई लोगों को 48 घंटे बाद मोशन आता है, कई लोगों को 72 घंटे बाद आता है, ये गलत है। यानी कि 3 दिन में अगर एक बार मोशन आता है तो गलत है, 2 दिन में एक बार आता है तो भी गलत है, या तो 12 घंटे में आना चाहिए या 24 घंटे के बाद आना चाहिए, क्योंकि इसमें यहां से लेकर यहां तक के प्रोसेस में आपके 24 घंटे का समय लगता है। तो इस प्रकार से हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। इसमें हमारे गॉल ब्लैडर के और क्या फंक्शन है, हमारे लिवर के और क्या फंक्शन है, ये तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड पढ़े हैं हमने, और इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।